Assalamualaikum everyone, welcome to Learning Program channel. In this video I discuss the obsessive compulsive disorder OCD disorder, जिसे हम कहते हैं वहम या वसवसों की बीमारी। दरअसल आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बीमारी के बारे में बताऊंगी जो कि वहम आते हैं लोगों में, उनके ख्यालात आते हैं दिमाग में, वो क्यों आते हैं, उनके अलामात क्या हैं और उनका इलाज क्या है। इन सब चीज़ों को हम इन डिटेल आज की इस वीडियो में लर्न करेंगे। सो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, बिकॉज आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बआसानी आ सकेगी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, पसंद आती है, तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सो स्टार्ट करते हैं ओसीडी डिसऑर्डर। ओसीडी होता क्या है? सबसे पहले ओसीडी को अगर आप उर्दू मीनिंग में देखते हैं तो वहम या वसवसों की बीमारी होती है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को दोबारा दोबारा री अगेन जिसे कहते हैं अनवांटेड थॉट आती हैं, वो ख्याल जो वो नहीं चाहता, वो ख्यालात जो फजूल होते हैं वो उसके दिमाग में आते हैं और वो उनको रिपीट करता है किसी न किसी एक्शन में, या वो रिपीट करता है या सिर्फ उसके दिमाग में सिर्फ ख्यालात आते हैं, तब भी वो ओसीडी डिसऑर्डर ही होता है। ऑब्सेशन एंड कंपल्सिव दो अलग अलग चीज़ें हैं। ऑब्सेशन में होता है परसिस्टेंट होता है कि एक ही चीज़ का मुस्तकिल आते रहना, थॉट हो या आइडियाज़ हो, इम्पल्स हो, इमेजेस हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको कॉन्शियसनेस में दोबारा दोबारा आए, उसे कहते हैं ऑब्सेशन। और उन चीज़ों को आप ख़त्म करने के लिए या उनसे छुटकारा पाने के लिए आप जो बिहेवियर शो करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको बार बार थॉट आती हैं कि आपके हाथ जो हैं वो डर्टी हैं, गंदे हैं, जरासीम लगे हुए हैं आपके हाथ पे, और आपके वो ख्यालात का दिमाग में आना ऑब्सेशन होता है। और उन ख्यालात को ख़त्म करने के लिए जो आप बिहेवियर शो करते हैं, क्या करते हैं, आप दोबारा जाके हैंड वॉश करते हैं। वो वॉशिंग करना बार बार कंपल्शन होती है, रिपीटिव बिहेवियर। आप ऑब्सेशन से छुटकारा पाने के लिए जो अपना बिहेवियर को रिपीट कर देते हैं, पीपल्स ये फील करने के लिए कि हम उस एंग्जाइटी से रिड्यूस हो जाएं या हम उस एंग्जाइटी से छुटकारा पा लें, तो उसके रिजल्ट में जो आप बिहेवियर शो करते हैं वो कंपल्शंस होती हैं। ये होती है आपकी ओसीडी डिसऑर्डर। देखें तो ऑब्सेशन में होता है ऐसे ख्यालात जो आपको फजूल लगते हैं और आपको पता भी है ये फजूल हैं, लेकिन उन ख्यालात वो आपके दिमाग में कोई शक छोड़ जाते हैं। उन शक को ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हैं, उस काम को रिपीट करते हैं, दोबारा दोबारा उस बिहेवियर को रिपीट करते हैं, उससे आप कंपल्शंस कर रहे होते हैं। वो जो बिहेवियर का रिपीटेशन है वो कंपल्शंस होती हैं। तो उस काम को दोबारा दोबारा करना कंपल्शंस होती हैं, किसी ख्यालात का आना ऑब्सेशन होती है, और इन दोनों चीज़ों के मिलने से ओसीडी डिसऑर्डर बन जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर तो सिर्फ ख्यालात आते हैं देन भी आप ओसीडी डिसऑर्डर हैं। और अगर आप किसी भी बिहेवियर रिपीट तभी होता है जब उसके बारे में कोई ख्यालात आए, कोई शक हो, कोई आइडियाज़ आए, तभी वो रिपीटिव बिहेवियर में चेंज होता है। तो ये दोनों चीज़ें मिलके ओसीडी डिसऑर्डर बनाती हैं। सम टाइम हमने देखा है क्लाइंट्स में सिर्फ ऑब्सेशन होती हैं, सिर्फ ख्यालात आते हैं, देन भी वो ओसीडी डिसऑर्डर। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, कोई भी चीज़ डिसऑर्डर उस टाइम बनती है जब वो आपकी तीनों लाइफ में से किसी एक लाइफ को डिस्टर्ब करे। वो तीनों लाइफ आपकी, नंबर 1 आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी ज़ाती ज़िंदगी में अगर वो मुदाखलत कर रही है, आपकी ज़ाती ज़िंदगी डिस्टर्ब हो रही है, वो चीज़ आपकी डिसऑर्डर है। अगर आपकी ऑक्यूपेशनल लाइफ, आपकी कारोबारी या आपकी एजुकेशन लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, देन वो डिसऑर्डर बन जाती है। अगर आपकी जोनसी है सोशल लाइफ, आपकी सोसाइटी में जिनसे लोग हैं, रिलेशंस खराब कर रही है वो चीज़, देन भी वो डिसऑर्डर बन जाती है। ओसीडी डिसऑर्डर में भी ऐसे ही है। अगर आपके दिमाग में कोई ख्यालात आ रहे हैं कि आपने लॉक नहीं किया अपने गेट को, अगर ख्याल आपके सिर्फ 1 से 2 दफ़ा आ रहे हैं और आपकी वो इन तीनों लाइफ में से किसी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, तो वो डिसऑर्डर नहीं है। अगर वो आपके इतनी दफ़ा ख्यालात रिपीट हो रहे हैं और परसिस्टेंट आ रहे हैं, देन वो आपको कंपल्शंस तो आप लाजमी उसकी करेंगे। अब आपको अगर ख्याल आया कि गेट को आपने लॉक नहीं किया, आप उसे चेक करेंगे लाजमी। अगर वो ख्यालात आपकी पर्सनल लाइफ या सोशल या ऑक्यूपेशन लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं, देन बिकम द ओसीडी डिसऑर्डर, वो आपकी डिसऑर्डर है।
क्राइटेरिया अगर हम अकॉर्डिंग DSM-5 देखते हैं तो वो कहते हैं परसिस्टेंट थॉट आती हैं या इमेजेस आती हैं, कोई भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, इसका जो है वो आपकी टाइम ड्यूरेशन पे बहुत इफेक्ट करते हैं। और ऐसे थॉट जो आपके अनवांटेड होते हैं वो एनजाइटी, वो इंडिविजुअल अपनी एनजाइटी को कम करने के लिए फिर उसको कंपल्शंस करता है, मतलब उसे रिपीट करता है। वो इंडिविजुअल जो इग्नोर करते हैं या स्ट्रेस करते हैं उन थॉट्स वगैरह को या न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, वो अपने एक्शन में बाय परफॉर्मिंग अ कंपल्शन। अब देखिए, अब वो उसे बार बार लग रहा है उसके हाथ गंदे हैं, वो अपने हाथ को धोएगा, बार बार वॉशिंग करेगा। या अगर वो इग्नोर करेगा देन भी उसे डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, बिकॉज उसके दिमाग में एक शक आ गया है कि आपके हाथ गंदे हैं, तो उसे वो वॉशिंग जरूर करेगा। वॉशिंग करने से उसके कंपल्शंस होंगे, कंपल्शंस होने से उसे डिसऑर्डर हो जाएगा। और कंपल्शंस को अगर हम डिफाइन करें तो हमारे क्या होता है, हाथ का बार बार धोना, बिहेवियर का दोबारा दोबारा रिपीट करना, ये होती है मेंटल एक्ट्स। बार बार चेकिंग करना कि पता नहीं मैंने चीजें ठीक से रखी हैं या नहीं, बार बार चेक करना कि क्या मैं ये चीज भूल गई हूँ, या चेक करना क्या मैंने गेट को लॉक किया है, या मैंने अपने जो बेबीज हैं उनकी केयर किया, उनकी चेकिंग कर ली है, उनको सही से मैंने परफेक्टली उनको डन कर दिया है। या ऑर्डरिंग करना कि पता नहीं मैंने ये चीज पहले से ही ऑर्डर में रखी है या नहीं, ये चीजें बेतरतीबी आपकी सीक्वेंस खराब हो, उसे बार बार सीक्वेंस में रखना। या बार बार आप क्या करते हैं, नमाज पढ़ने लग जाते हैं, अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज के जो वर्ड्स हैं उन्हें रिपीट करते हैं। मोस्टली जो मैंने क्लाइंट्स देखे हैं वो अपनी नमाज के वर्ड्स रिपीट करते हैं। काउंटिंग बार बार एक चीज को एक दफा काउंट कर रहे हैं, दरमियान में ही स्टॉप करके उसे दोबारा से काउंटिंग करने लग जाते हैं। अपने ही लफ्ज को दोबारा दोबारा रिपीट इसलिए करते हैं, उनके दिमाग में ये शक बैठ जाता है शायद मैंने ये लफ्ज सही से नहीं बोले। तो ये जो उनसे होते हैं आपकी कंपल्शंस होती हैं चीजों को रिपीट करना। वो बिहेवियर, वो मेंटल एक्ट्स, वो जो कह रहे हैं उनको बचा, अपने आप को उन चीज़ों से बचाने के लिए, अपनी एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए वो इन सिचुएशंस को रिपीट करते हैं या प्रिवेंटिंग करते हैं, बचाव करते हैं कि हम इस चीज़ों से दूर भाग जाएं। अब मोस्टली मैंने देखा है लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो ये रिपीट कर रहे हैं, या वो सिचुएशन जो उनसी वो दोबारा दोबारा अपने बिहेवियर को रिपीट कर रहे हैं, या उनके दिमाग में जो थॉट आ रही हैं ये OCD डिसऑर्डर है। मतलब कि अवेयरनेस नहीं है कि ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से ठीक हो सकती है, ट्रीटमेंट है इसकी बहुत ही अच्छी। तो लोगों को नहीं पता होता और ये बहुत ज़्यादा जो है माइंड को डिस्टर्ब कर देती है, वो फिर हैबिट बन जाती है, वो डिसऑर्डर उसके हैबिट हो जाता है और फिर हैबिट को चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपको स्टार्टिंग में पता चल जाए, इसका ड्यूरेशन मोस्टली अगर हमने देखा है 15, 16 एंड 17 एज में ये डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर इस एज में चले 1-2 ईयर्स के बाद भी अगर पता चलता है, क्योंकि स्टार्टिंग में इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो इतने ज़्यादा कम होते हैं कि पता नहीं चलता, वो जो सा पर्सन है वो अपने साथ ही ये सब कुछ कर रहा होता है, सोसाइटी इतनी जल्दी जज नहीं करते। 1-2 ईयर्स पास आउट होने के बाद हो सकता है उसे ये पता चल जाए, लोगों को पता, जो उसकी सोसाइटी में इर्द गिर्द रह रहे हैं उन्हें पता चल जाता है, तो ज़रूर उस डिसऑर्डर को ओवरकम करने के लिए आप किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से रब्ता करें, ताकि ये इसकी ट्रीटमेंट होकर ये डिसऑर्डर वहीं पे फिनिश हो जाए। अदरवाइज ये डिसऑर्डर, लोग कहते हैं इसकी आदत है, आदत नहीं होती। स्टार्टिंग में ये सिर्फ एक डिसऑर्डर होता है, उसकी रीजंस भी बताती हूँ क्यों होता है ये डिसऑर्डर्स। तो अगर आप इसको इसकी ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो ये बहुत अच्छे से फिनिश हो जाता है डिसऑर्डर। तो अगर आप नहीं करवाते फिर ये एज के साथ साथ आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाती है और हैबिट्स बन जाती हैं, जिसे ओवरकम करवाना फिर बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट क्या, इसे फिनिश फिर इंसान नहीं करवा सकता, लेकिन स्टार्टिंग में लोग कहते हैं वहम का कोई इलाज नहीं होता। अगर स्टार्टिंग में आपको वहम का पता चल जाए या आपको वहम है तो इसका इलाज बहुत ही मुमकिन है और पॉसिबल भी है, और इसको इजी वे में भी आप इसका इलाज कर सकते हैं। अच्छा जी, ऑब्सेशन कंपल्शन का टाइम कंज्यूमिंग अगर देखें तो
एक दिन में ये 1 घंटे के लिए ज़रूर, घंटे में 1 घंटा ज़रूर ये ऐसा काम करते हैं। मतलब कि ज़िंदगी आपकी जो लाइफ गुजर रही है उसमें पर डे आपकी ज़रूर कंपल्शंस आती हैं, ऑब्सेशंस आते हैं, और अगर ये चीज़ें आपकी इम्पेयरमेंट कर दें आपके पर्सनल, सोशल एंड ऑक्यूपेशनल लाइफ को, तो ये आपके डिसऑर्डर बन जाते हैं। ओसीडी डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स हैं वो हम एट्रीब्यूट कोई फिजियोलॉजिकली आप कोई एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, और किसी सब्सटेंस के थ्रू या अदर मेडिकल कंडीशंस के थ्रू आप इसको नहीं एट्रीब्यूट कर सकते, बिकॉज यह आपकी फिजिकली कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता, ये सिर्फ आपके मेंटली ही डिस्टर्बेंस होती है। आपके दिमाग में कोई एक थॉट्स ही होती हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही होती हैं। अगर आप फिजिकली देखें, जिस्मानी तौर पे देखें, तो वो बंदा हेल्थी होता है, उसे फिजियोलॉजिकली जो है हमारे पास कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हो रही होती। अच्छा, डिफरेंट पर्सपेक्टिव के थ्रू देखना है हमने कि वहम और वसवसे क्यों आते हैं, क्या वजह है, किसकी वजह से ये चीज़ें हमारे पास आती हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताती हूँ जो कि कॉमन आमतौर पे लोगों में आते हैं। बेतरतीबी चीज़ों का होना, वो बार बार चीज़ों को तरतीब में रखते हैं, मुख्तलिफ सोचें आती हैं उनके दिमाग में, वो जो काम करते हैं उसमें शक पैदा हो जाता है। वो उनके शक ऐसे होता है कि शायद उनका जिस्म साफ नहीं है या उसका हाथ साफ नहीं है, पाँव साफ नहीं है, वो बार बार उसे वॉश करते हैं, चेक करते हैं वो बार बार चीज़ों को, दिमाग में एक बहस चल जाती है उनके, और वो काम को बहुत दफ़ा करने की वजह से लोग उन्हें कहते हैं ये काम बहुत स्लो करते हैं। एक्चुअली काम स्लो नहीं हो रहा होता, उसके बार बार थॉट आने से, उन चीज़ों को रिपीट करने से उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा होता है। उनके एक ही काम को जब बार बार करेंगे तो वो काम टाइम ज़्यादा लगेगा, और जो उनका दिन का काफ़ी टाइम हिस्सा है वो उस चीज़ में ही गुजर जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं बहुत ही स्लो काम करता है। हमारी सोसाइटी में इन चीज़ों को डिसऑर्डर नहीं समझते, वो इन्हें कहते हैं ये आदत है इनकी, ये अपने टाइम को ऐसे ही स्पेंड करते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, वो अपने काम को रिपीट करने की वजह से स्लो नजर आते हैं, वो बार बार चेक करते हैं, लॉक को चेक करते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं जो उसके सिम्टम्स हैं। अगर हम साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव में देखें हैं स्टूडेंट्स, देखिए हम आपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव के मॉडल्स को अंडरस्टैंड किया हुआ है। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, ईगो क्या होती है, ईगो आपने इड एंड सुपर ईगो के दरमियान का रास्ता चूज करना होता है। अब आपके पास 3 तरीके हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म देखें अगर, कि हमारे पास जो है ओसीडी को ओवरकम करने के लिए क्या होता है। फर्स्टली उसने कहा आइसोलेशन, ये एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें लोग अनकॉन्शियसली आइसोलेट हो जाते हैं, ठीक है, वो अपने अनडिजायरेबल या अनवांटेड थॉट को जो है बचने के लिए, उन चीज़ों से वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, ताकि वो लोगों से ना तो मिले ना लोग उसे देखें, और वो अपने उस काम को दोबारा दोबारा करते रहें। और वो कहते हैं कि हम इसलिए हम बहुत सुकून की ज़िंदगी गुजारते हैं कि लोग हमें ना ज़्यादा मिले, वो आइसोलेट होना शुरू हो जाते हैं, वो सोसाइटी में नहीं ज़्यादातर मूव करते, वो लोगों से ज़्यादा मिलते नहीं, वो लोगों के सामने ज़्यादा काम नहीं कर सकते, ये होता है आइसोलेशन। अनडूइंग क्या होता है, इसमें ये भी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें पर्सनल अनकॉन्शियसली जो सा होता है वो कैंसिल कर देता है अपने अनएक्सपेक्टेड डिजायर्स को, कोई दूसरा जो सा है परफॉर्म करने लग जाता है, एक्ट या काम। और रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है, ये वो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो कि पीपल अपनी ही डिजायरेबल जो से बिहेवियर, अनडिजायरेबल बिहेवियर को दबाते हैं और डिजायरेबल बिहेवियर की तरफ मूव कर जाते हैं, मतलब जो चाहते हैं उससे ऑपोजिट बिहेवियर शो करने लग जाते हैं। ये होते हैं हमारे पास साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव। बिहेवियर पर्सपेक्टिव में क्या होता है, उनका बिहेवियर दोबारा दोबारा उस काम करने को जो सा है दिल करता है, वो कहते हैं शायद जो सा है ना मैंने ये काम सही से नहीं किया, और वो बिहेवियर उसका रिपीट होने लग जाता है। बेसिकली बिहेवियर को चेंज करने के लिए हमारे पास एक थेरेपी आती है सीबीटी, जो कि बहुत इफेक्टिव है। तो अगर किसी भी पर्सन के साथ ये सिम्टम्स हैं, वो ये काम कर रहा है, तो उसके लिए बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो सीबीटी है। आप किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करें और सीबीटी अप्लाई करवाएं अपने ऊपर, तो आपके पास मोस्ट चांस है, आपके 95% चांस है कि आपकी रिकवरिंग हो जाती है। अगर आपकी कंडीशन बहुत ही सीवियर है, बहुत ही ज्यादा शिद्दत में है, तो हम उसके साथ जो उनसे हैं
बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के थ्रू मेडिसिन भी यूज करते हैं, कोई ना कोई ड्रग देते हैं जो उसके ब्रेन पे इफेक्ट करे और उसके जो हमारा जो ब्रेन के जो पार्ट है, अभी हम देखते हैं कौन सा पार्ट हमारा जो सा है इंक्लूड है जो इस डिसऑर्डर में मेन वजह बनता है, वो भी रिकवर हो जाए। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अब देखिए बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में जो हमारी इस कंडीशन को कंट्रोल कर रहा होता है वो सेरोटोनिन हमारे पास वो हार्मोन है, वो हमारे ब्रेन के अंदर मैसेज को भेजता है। अगर वो एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा हो जाए इसकी, तो आपके बार बार उस मैसेज का ब्रेन तक जाना लेके जाता है ये, और फिर उसके रिजल्ट में आप बार बार वो काम करते हैं। दूसरी वजह इसकी ये भी है, आपके ब्रेन में मुख्तलिफ सर्किट्स होते हैं, उन सर्किट्स के डिसफंक्शन होने की वजह से आपके ख्यालात रिपीट होते हैं या आपके जो उनसे वहम होता है वो बार बार आते हैं या आपके पास बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आते हैं। इसके रिजल्ट में आप क्या करते हैं, डिफरेंट ड्रग्स यूज करते हैं। इसके अगर आप थेरेपिस्ट में देखें तो आपके पास एंटीबायोटिक्स ड्रग्स होती हैं, आपके पास डिफरेंट जो सी हैं मेडिसिन होती हैं जो आपको ओसीडी के रिकवरिंग करती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने जो सा आप लोगों को बताया था क्लिनिकल पिक्चर आप लोगों को ज़रूर मैं एक दूंगी कि हर डिसऑर्डर की क्लिनिकल पिक्चर से आपको ये पता चल जाएगा कि ये डिसऑर्डर आपके पास एज अ क्लाइंट किस तरह का है। एक आदमी है वो जो कि साइड वॉक कर रहा है और वो वॉक करते करते उसने ऑफिस तक पहुंचना है और वॉक करते हुए उसने काउंट करने हैं क्रैक्स। अब वो क्रैक या आप कोई कार्ड्स कह लें या कोई भी चीज़ कह लें कि वो काउंट कर रहा है, लेकिन उसे जैसे ही वो थोड़े से काउंट करता है अपने कार्ड तो उसे ख्याल आता है कि शायद उसने सही से काउंट नहीं किए। ठीक है, अगर आप देखें कार्ड्स तो अब हमने नहीं देखा, मोस्टली हमने देखा है मनी लोग चेक करते हैं बार बार, उनके पास पैसे हैं वो बार बार उन्हें काउंट कर रहे हैं, काउंट करते करते वो दोबारा रिटर्न हो जाते हैं दरमियान में ही कि शायद उसने सही से चेक नहीं किए। टर्मिनल या बिगिन काउंटिंग अगेन, मतलब जैसे ही वो या तो वो दरमियान में या वो फिर एंड तक पहुंचने ही वाले होते हैं वो दोबारा से अपने कार्ड्स को काउंट करना दोबारा से शुरू कर देते हैं। तो ये बिहेवियर कौन सा बिहेवियर होगा स्टूडेंट्स, आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसे डिस्कस करें, ज़रूर मुझे बताएं कि आपको कौन सा डिसऑर्डर आज मैंने करवाया और आपको ये डिसऑर्डर आया समझ आई या नहीं। आप लोगों को बुक्स में जो मटेरियल मिलता है आप लोग उसे रट्टा लगा लेते हैं, एक्चुअली डिसऑर्डर रट्टा नहीं है स्टूडेंट्स। इसको आपने इन प्रैक्टिस में जो सा है आपने क्लिनिकल पिक्चर में इसको लर्न करना होता है कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है कि आप अपने DSM-5 को उठा के उसमें से रट्टा ढूंढेंगे कि कौन सा डिसऑर्डर है। आपको उर्दू में बताने का मकसद ये है कि आपको पता हो, सारी चीज़ें क्लियर हों कि अगर आपके पास ये अलामात आ रही हैं तो ये डिसऑर्डर है, और अगर ये डिसऑर्डर है तो इसकी वजह क्या है, और अगर इसकी वजह आपको पता चल गई है। एक स्टूडेंट्स की वजह जेनेटिक्स भी होती है, हर डिसऑर्डर में आपने जेनेटिक्स को ज़रूर इंक्लूड करना है कि कोई ना कोई हो सकता है उसके पेरेंट्स को ये डिसऑर्डर हो। इसका मोस्ट चांस होता है आपके पास, या ट्विंस स्टडी आपके पास आती है कि अगर आप ट्विंस हैं और हो सकता है आपके पेरेंट्स में कोई डिसऑर्डर हो या आपके दूसरे जो बहन या भाई हैं उसमें ये डिसऑर्डर हो, तो ये भी चांस होता है कि आपको वो डिसऑर्डर होने का मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस होते हैं। सो स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और आपको ये डिसऑर्डर अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ है या नहीं, या इसमें कौन सी चीज़ें आपको जो समझ में नहीं आई। सो स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।